यस, गुड इवनिंग एवरीवन और वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, मैं हूं पूजा और 15 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 3 में आप सभी का स्वागत है। गाइस, अब ये हम लोग का 15 डेज का कोर्स स्टार्ट हुआ है, जिनमें हम लोगों ने डे 1 और डे 2 क्लियर कर लिया है और आज है हमारा डे 3। देखिए, मैं जिस भी टॉपिक को लेती हूँ बहुत ही डीप एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि उससे रिलेटेड आपके कोई सा भी डाउट आप लोगों को रहे ही ना। आप जो भी सीखो बहुत ही डीपली सीखो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर ज्वाइन मी ऑन दिस जर्नी। सबसे पहले ये बता दीजिए, एम आई ऑडिबल गाइस? सभी को मेरी आवाज सही आ रही है? से यस इन द कमेंट। ओके, सो लेट्स क्रिएट मैजिक टुगेदर। आज हम लोग बहुत ही मैजिक करने वाले हैं। डे 3 में क्लियर क्या करने वाले, सीखने क्या वाले हैं। जैसा आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज हम सीखने वाले प्रीपोजिशन। अब मैंने प्रीपोजिशन तो काफी बार सिखा दिया है, लेकिन आज मैं आपको सारे प्रीपोजिशन नहीं करवाने वाली हूँ। वो प्रीपोजिशन करवाने वाली हूँ जो वाकई में हमें इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जरूरी है। देखिए, अगर आप ग्रामर के लिए सीखते हैं, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और इंग्लिश बोलना भी चाहते हो, अगर आप दोनों मिक्स करके सीखना चाहते हो कि हमारे एग्जाम की भी तैयारी हो जाए और इंग्लिश बोलने में हेल्प भी कर दे, अगर ऐसे आप सीखना चाहते हो तो 30 डेज में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी प्रीपोजिशन की, जो काफी लोगों ने पसंद किया है, अभी तक पसंद करते हैं। उस वीडियो को आप देख सकते हो लाइव में। 30 डेज की कोर्स में आपको मिल जाएगी प्रीपोजिशन की क्लास। ओके, उसमें आप एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो भी आप क्लियर कर लोगे, और अगर आप स्पोकन के लिए यूज करो तो भी क्लियर कर लोगे। लेकिन आज की जो प्रीपोजिशन की क्लास है ना, पहले मैं बता देती हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग के लिए है। ओके, इसमें मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करवाने वाली जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। मैं आपको पिक्चर के थ्रू करवाऊंगी, ताकि आप ये अपनी डेली लाइफ में, अपनी जो निजी लाइफ होती है, जो रोजमर्रा की लाइफ होती है, उनमें इनका यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स क्रिएट मैजिक टुगेदर। डे 3 में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा 15 डेज का कोर्स स्टार्ट हुआ था। चलिए हम एक एक करके सारी प्रीपोजिशन को कवर करते हैं। ओके, सो फर्स्ट हमारा जो है, देखिए डिफरेंस करवा के मैं सिखाऊंगी, ठीक है? क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच, क्या डिफरेंस है वो सब सिखाने वाली हूँ। सबसे पहले हम डिफरेंस सीखने वाले ओवर और एबव। ओवर और एबव में क्या डिफरेंस है ये देखिए, एकदम ध्यान से आपको समझना है, ताकि कोई सा भी डाउट आप लोगों के माइंड में ना रहे। ओके, तो सबसे पहले हम एबव को देख लेते हैं, ओवर को देख लेते हैं। यूज ऑफ ओवर। ओवर का मतलब क्या होता है? ठीक ऊपर। लेकिन अगर आप किसी बुक में पढ़ोगे या कहीं भी पढ़ोगे तो आप लोगों को सिर्फ ओवर का मतलब दिया रहेगा ऊपर, सिर्फ ऊपर दिया रहेगा, तो आप लोगों को समझ जाना कि वहां ओवर का यूज करना है। लेकिन अबव का मतलब भी ऊपर होता है, ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, अबव का मतलब भी ऊपर होता है। लेकिन आज मैं डिफरेंस बताने वाली हूँ कहाँ पर किसका यूज करना है। तो घड़ी टेबल के ठीक ऊपर है। मैं यहाँ पर बार बार ठीक लगा दे रही हूँ, आपको कहीं भी ठीक नहीं लगाना है। हिंदी वाले सेंटेंसेस अगर आप बोल रहे हो तो ठीक लगाओ मत, ठीक है? ठीक लगाना नहीं है। मैं बस आप लोगों को कैसे यूज करना है वो तरीका बता रही हूँ, इसीलिए मैंने लगाया है, ठीक है? तो घड़ी टेबल के ऊपर है। अगर आपको ये बतानी हो, किसी ने पूछा भाई घड़ी कहाँ है, मुझे दिख नहीं रही है, तो आप इशारा करोगे कि घड़ी टेबल के ऊपर है। तो टेबल के ऊपर है तो जरूरी है टेबल के ऊपर यानी कि सीधा ऊपर होगा, थोड़ा सा साइड में भी हो सकता है। टेबल का लेवल में ऊंचा में है, लेकिन साइड में भी तो हो सकता है, तो उस घड़ी का पोजीशन कहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर हम ठीक ऊपर की बात करें, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक टेबल है ना? टेबल के देखिए ठीक ऊपर में ये घड़ी है, ठीक ऊपर में, साइड में, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक ऊपर में है। तो इस वाले सिचुएशन में आपको लगाने हैं ओवर, जब ठीक ऊपर कोई चीज रहेगा, ठीक है? तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे द क्लॉक इज ओवर द टेबल, ओवर द टेबल, द क्लॉक इज ओवर द टेबल। आपको ऐसे बतानी है अगर टेबल के ठीक ऊपर रहेगा। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आपका एक फोटो फ्रेम है, ठीक है? फोटो फ्रेम है, यहाँ पे अब मैं बोलूंगी फोटो फ्रेम कहाँ है, तो आप बोलोगे टेबल से ऊपर है। तो क्या ये फोटो फ्रेम टेबल के ठीक ऊपर है? नहीं, थोड़ा सा साइड। ठीक ऊपर कहाँ होता है? यहाँ पर होता है ना, ठीक ऊपर यहाँ पे होता। अब मान लो यहाँ का मैं फोटो फ्रेम मिटा देती हूँ, यहाँ का फोटो फ्रेम नहीं है, यहाँ पे एक फोटो फ्रेम है, ठीक है? यहाँ पर एक फोटो फ्रेम है। मैं बोलूंगी फोटो फ्रेम कहाँ है, आप बोलोगे टेबल के ऊपर है।
तो ये तो ठीक ऊपर है ना, तो आप क्या बोलोगे, द फोटो फ्रेम इज ओवर द टेबल। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो ये घड़ी के भी ठीक ऊपर है, तो आप बोल सकते हो द फोटो फ्रेम इज ओवर द क्लॉक। ओके, तो जो चीज ठीक ऊपर रहेगी, ठीक ऊपर रहेगी किसी चीज की, तो वहां पे आप यूज करना है ओवर। और क्या देखिए, और एक एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल भी आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। लड़की रस्सी के ऊपर कूदी। मान लो यहाँ आपका एक रोप है, ठीक है, रोप जैसे कि हम लोग को कोई गेम होता है ना, हम लोग खेलते हैं, यहाँ से जंप करते हैं, राइट। तो यहाँ से वो जंप की, ये तो आपको दिख रहा होगा, ये छोड़िए, यहाँ से लड़की थी, यहाँ से जंप की, तो जब ये जंप करिए तो रोप के सीधा में आएगी ना। जैसे मान लीजिए ये रस्सी है, आप यहाँ से ऐसे जंप करोगे तो यहाँ पर आप रस्सी के सीधा आओगे ना, तो क्या आप इसको टच कर रहे हो, नहीं, आप इसके जब सीधे आओगे ना, इसको जब आप क्रॉस कर रहे हो तो आप सीधे आ रहे हो। तो इस वाले सिचुएशन में भी आपको ओवर का यूज करना है, क्योंकि आप रोप की सीधाई में आ रहे हो, ठीक है, तो वहां भी ओवर का यूज करना है। तो हम यूज क्या करें, हम ये सेंटेंस को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे द गर्ल जम्प्ड ओवर द रोप, मतलब लड़की रस्सी के ऊपर से कूदी। ओके, तो द गर्ल जम्प्ड ओवर द रोप। अगर मान लीजिए मैंने आपको बोला कि अपनी आंखों को ढको या अपनी कानों को ढको, तो हम ऐसे करके कान को ऐसे करके ऐसे ढकते हैं ना, तो कोई चीज कवर करने की बात रहती है। या फिर आप फूड बनाए हो, बहुत सारे खाने बनाए हो, और आप अपने बच्चों को बोल रहे हो कि उसे ढक कर रख दो, तो वो ढक रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर रख रहे हैं ना, ढक रहे हैं, तो ये ऊपर जा रहा ना उसका, यहाँ पर फूड है, आप इसको ऐसे ढक्कन से आपको ढकोगे उसको, तो ऐसे ऊपर में रहेगा, तो यहाँ भी ओवर का यूज करेंगे। ओके, तो किस सिचुएशन में ओवर का यूज करना है, जब कोई चीज ठीक ऊपर रहता है, ठीक ऊपर रहेगा, तो वहां पर ओवर का यूज करना है। ये एकदम रट लीजिए, जब कोई चीज ठीक ऊपर रहेगी, जब आप किसी को ये बात बताओगे तो आप कुछ ना कुछ देखोगे ना कि हाँ भाई ये चीज इसके ऊपर है, मतलब यहाँ पर ओवर का यूज होगा। मैं ओवर का यूज करके उसे ये सेंटेंसेस को बोल दूंगा। ओके, तो पिक्चर आप देखोगे, आप अपनी आंखों से देखोगे कोई ऐसी चीज, तभी तो वहां पर ओवर या कोई सा भी प्रीपोजिशन का यूज करोगे, देखने के बाद ही तो हम यूज करते हैं। तो ये स्पोकन के लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी आपको काफी अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए अबव। अबव का मतलब होता है केवल ऊपर, तो यहाँ पर केवल आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ ऊपर देखने को मिलेगा। अबव का मतलब भी होता है ऊपर, अभी ओवर का मतलब भी ऊपर था, अबव का मतलब भी ऊपर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये टेबल दिख रहा, मैंने आपसे सेम क्वेश्चन पूछा कि घड़ी कहाँ है, मुझे दिख नहीं रही है, आपने बोला टेबल, वो तो टेबल है, टेबल के ऊपर घड़ी है, तो आपने ये तो बोल दिया टेबल के ऊपर घड़ी है, लेकिन हम घड़ी साइड में भी तो हो सकती है, जैसे टेबल के ऊपर है, लेबल के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर सीधा रहता तो वो यहाँ पर रहता क्लॉक, लेकिन ऊपर तो है ये वॉच, इससे ऊपर तो है, क्लॉक ऊपर तो है, लेकिन क्या ठीक ऊपर है, नहीं, केवल ऊपर है, ठीक ऊपर नहीं है। तो इस सिचुएशन में अबव का यूज करना है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे द क्लॉक इज अबव द टेबल। तो आपको समझना क्या है, जब कोई चीज ठीक ऊपर रहेगी, ठीक ऊपर रहेगी तो वहां पर ओवर का यूज करना है, और केवल ऊपर रहेगी, ठीक ऊपर नहीं होगी, केवल ऊपर रहेगी, तो वहां पर अबव का यूज करना है। अब देखिए, अब अपना डेली लाइफ, अपनी रोजमर्रा की लाइफ में जैसा आप सेंटेंसेस देख सकते हो वैसा आप बोल सकते हो, जैसे कि फैन कहाँ है, तो आप जहां पर बैठे हो, अब फैन ऊपर में सीलिंग पे टंगा है, यानी कि फैन आपसे ऊपर में है, ऊपर में है, लेकिन जरूरी है आपके सिर के ठीक ऊपर है, साइड में भी तो हो सकता है। तो अगर आपके सिर के ठीक ऊपर रहेगा तो आप ओवर लगाकर आप बोलोगे द फैन इज ओवर माई हेड, है ना। लेकिन अगर साइड में रहा तो आप क्या लगाओगे, अबव का यूज करोगे, क्योंकि ऊपर तो है लेकिन साइड में है, ठीक ऊपर नहीं है। ओके, डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, प्यार पैसे से ऊपर है। आप ऐसे बोल सकते, बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस आपको सुनने को मिलेगा, प्यार पैसे से ऊपर है, ईमानदारी पैसों से ऊपर है, ठीक है। तो ऐसे वाली सिचुएशन में भी आपको अबव का ही यूज करना है, ठीक है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे लव इज above the money, प्यार पैसों से ऊपर है, लव इज above the money। ओके, तो इस तरह से आप ओवर और अबव का यूज करोगे। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा अंडर बिलो।
अंडर बिलो अब एक दूसरे का सिमिलर है, देखिए समझिए। यूज ऑफ अंडर, अंडर का मतलब होता है ठीक नीचे। अभी आपने जो ठीक ऊपर देखा ना, ठीक ऊपर, ओवर का ऑपोजिट है आपका अंडर, ओवर का ऑपोजिट। ओवर हम कैसे यूज कर रहे थे, इसके ठीक ऊपर था तो हम ओवर का यूज कर रहे थे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि टेबल कहाँ है, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ, मैं क्लॉक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ टेबल कहाँ है, तो आप बोलोगे घड़ी के ठीक नीचे है, या सिर्फ आप इतना बोलोगे घड़ी के नीचे है। तो घड़ी के नीचे तो है, लेकिन एकदम सिधाई में ना, ठीक नीचे ये टेबल है ना, घड़ी के ठीक नीचे है। ठीक ऊपर की बात करेंगे तो ओवर, ठीक नीचे की बात करेंगे तो अंडर। समझ में आ रहा ना, ओवर और अंडर एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो हम ये सेंटेंसेस को, टेबल घड़ी के ठीक नीचे है, हम बोलेंगे द क्लॉक, द क्लॉक इज, एक मिनट, हम बोलेंगे द टेबल इज, द टेबल इज अंडर द क्लॉक, अंडर द क्लॉक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि टेबल घड़ी के ठीक नीचे है। तो जब कोई चीज ठीक नीचे रहेगा तो वहां पर क्या यूज करेंगे, अंडर का यूज करेंगे, ऑपोजिट का जस्ट, ओवर का जस्ट ऑपोजिट। बच्चे पूल के नीचे खड़े हैं, अब ये बच्चे क्या है, पूल के, अब ये बच्चे आपको कहाँ दिख रहे हैं, पूल के ठीक नीचे दिख रहे हैं ना। लेकिन क्या ये पूरी तरह से कवर है, आपको दिख रहा है ना ये नीचे है, पूल के ठीक नीचे है, ये पूल यहाँ पर है, इसके ठीक नीचे है बच्चे, ठीक है। ठीक नीचे रहेगा तो ओवर का यूज करेंगे। तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन वर, द चिल्ड्रेन वर स्टैंडिंग, द चिल्ड्रेन वर स्टैंडिंग अंडर द ब्रिज। मतलब बच्चे जो है ब्रिज के ठीक नीचे खड़े हैं, ठीक नीचे खड़े हैं। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, द चिल्ड्रेन वर स्टैंडिंग अंडर द ब्रिज। ओके, नेक्स्ट देखिए, अंडर आपको समझ में आ गया कि ऑपोजिट का जस्ट उल्टा आपका अंडर है, वैसे ही एवर्ब का जस्ट ऑपोजिट आपका बिलो है। केवल नीचे, नीचे तो है लेकिन ठीक नीचे नहीं है। टेबल घड़ी के केवल नीचे है, अब ये घड़ी से नीचे है ना, लेकिन क्या ठीक नीचे है, नहीं, साइड में है, ठीक नीचे नहीं है। तो क्या यूज करेंगे, बिलो का, जैसे एबव था उसका ऑपोजिट हम बिलो का यूज कर देंगे। हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे द टेबल इज बिलो द क्लॉक, बिलो द क्लॉक मतलब टेबल घड़ी के केवल नीचे है, ठीक है। नेक्स्ट है, उसका नाम मेरे नाम से नीचे है, मतलब यहाँ पर लिस्ट की बात करें, मान लो यहाँ लिस्ट है, अब मार्कशीट का लिस्ट हो सकता है या फिर किसी चीज का एग्जाम आप क्लियर किए थे उसका आपको दिख रहा है लिस्ट। ओके, तो आप बोल रहे कि उसका नाम मेरे नाम से नीचे है, आपका नाम यहाँ पर है और उसका नाम यहाँ पर है। तो लिस्ट में भी कोई चीज नीचे रहने की बात करेंगे ना, तो वहां भी हम यूज करेंगे बिलो का। ओके, लिस्ट की बात करेंगे तब तो हम बोलेंगे हिज नेम इज बिलो माई नेम, बिलो माई नेम मतलब उसका नाम मेरे नाम से नीचे है, हिज नेम इज बिलो माई नेम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, तो ये भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे ऑन टू, ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, इतना ज्यादा यूज किए जाते हैं ना, बहुत यूज किए जाते हैं ऑन और ऑन टू। यूज ऑफ ऑन का मतलब होता है ऊपर या पर, और ऑन टू का मतलब भी ऊपर या पर होता है, ठीक है। ऑन का पहले देख लेते हैं, फूलदान टेबल पर रखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये फ्लावर पॉट जो रखा हुआ है ये टेबल पे रखा हुआ है ना, फ्लावर पॉट जो है वो टेबल पे रखा हुआ है। तो मैं अगर बोलूँ कि फूलदान टेबल पे रखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, एक मिनट। यहाँ पे ये चीज टेबल से चिपका हुआ है ना, रखा तो है लेकिन ये चीज चिपका हुआ है। तो जब कोई चीज चिपका रहता है, मैंने ये पेन रख दिया अपने हाथों पे, तो ये मेरे हाथों से चिपका हुआ है ना। आप जिस चीज पर बैठे हुए हो उससे आप चिपके हुए हो, यानी कि जो चीज सतह को टच करता है
जो चीज सतह को टच करता है उस सिचुएशन में ऑन का यूज करना है। तो ये फ्लावर पॉट आपके टेबल के सतह को टच कर रहा है, उसके ऊपर रखा हुआ है, टच कर रहा है, तो वहां पे यूज क्या करना है, वहां पे यूज करना हमें ऑन का। ओके, तो ये हम सेंटेंसेस को बोलेंगे, द फ्लावर पॉट इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल मतलब फ्लावर पॉट जो है वो टेबल पे रखा हुआ है। ओके, तो इस तरह से हम यूज करेंगे जब कोई चीज सतह को टच किए हुए रखा रहता है। मान लो आपका बेड है, उसके ऊपर आपने फोन रख दिया, तो फोन आपके बेड के सतह को टच कर रहा है ना। तो कोई भी चीज हो, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, लेकिन अगर सतह को टच कर रहा है यानी कि वहां पर ऑन का यूज करना है। गॉट इट? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वह दाईं ओर बैठा हुआ है। पहला सिचुएशन तो आपने ऑन का देख लिया कि जब हम बात करेंगे सरफेस से टच होने की तो वहां पे ऑन का यूज कर देंगे। सेकेंड सेंटेंस है ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, यानी कि डायरेक्शन बताने के लिए हम बोलते हैं ना कि तुमको अब यहाँ से राइट जाना है, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट। तो जब भी लेफ्ट या राइट डायरेक्शन की बात करोगे उससे पहले आपको ऑन का यूज करना है। वह दाईं ओर बैठा है, मैंने बोला कि रोहन कहाँ बैठा हुआ है, तो आप बोलोगे वो दाईं ओर बैठा हुआ है। इशारा करते हुए आप बता रहे हो रोहन दाईं ओर बैठा हुआ है, तो आप इस सेंटेंसेस को बोल सकते हो, ही वॉज, एक मिनट, he was sitting on the left, he was sitting on the right, वह दाईं ओर बैठा हुआ है, he was sitting on the right। वह रविवार को दिल्ली से वापस आएगी। तो पहला केस आपने ऑन का देखा, सरफेस को टच कर रहा था। दूसरा केस अगर आपको ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट यानी कि सिचुएशन की बात, डायरेक्शन की बात करनी है, वहां पे आप ऑन का यूज करोगे। और थर्ड केस है जब आप डेज ऑफ वीक की बात करते हो, संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, मतलब डेज ऑफ वीक की बात करोगे, वहां भी आपको ऑन का यूज करना होगा। जैसे वह रविवार को दिल्ली से वापस आएगी, तो आप बोलोगे she will return from Delhi, she will return from Delhi कब, संडे को, यानी कि ऑन संडे। तो जब भी आपको डेज ऑफ वीक का यूज करना होगा, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ये ठीक है, इस तरह से आप यूज करना। ओके, चलिए ऑन आपको समझ में आ गया। अब ऑन टू और ऑन में डिफरेंस देख लीजिए, ठीक है। ऑन टू और ऑन में क्या डिफरेंस है ये देखिए। अगर मैं बोलती हूँ सिंपल, ऑन टू और ऑन दोनों का मतलब पर होता है, ठीक है। मैंने बोला बिल्ली मेज पर है, यहाँ आपको मेज दिख रहा, टेबल दिख रहा, बिल्ली उसके ऊपर से है, तो सतह को टच कर रही है ना बिल्ली। मैंने अभी क्या बताया था, जो चीज सतह को टच करती है वहां पर ऑन का यूज करते हैं। तो ये सतह को टच कर रही है यानी कि ऑन का यूज करेंगे। हम ये सेंटेंस को बोलेंगे, द cat is on the table, the cat is on the table, मतलब बिल्ली जो है सतह को टच कर रही है। तो जब भी कोई चीज हो वो सतह को टच करेगी तो वहां ऑन का यूज करेंगे, द कैट इज ऑन द टेबल। अगर वहीं पर मैं ऐसे बोलती हूँ बिल्ली मेज पर कूदी, अब यहाँ पर आपको मेज दिख रहा, ये बिल्ली नीचे फ्लोर पर बैठी हुई, तो हम बोलेंगे द कैट इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, क्योंकि वो फ्लोर की सतह से टच की हुई है। अब मान लो इसका मूड चेंज हुआ, इसने देखा खाली टेबल है, उस पर कूद पड़ी, ठीक है, तो वो उस पर कूद पड़ी, तो यहाँ से वो कूदेगी, फिर यहाँ पर आके सरफेस को तो टच करेगी ना। तो जाहिर सी बात है सरफेस को जो चीज टच करेगी वहां पर ऑन का यूज करेंगे। लेकिन इस सिचुएशन में एक मूवमेंट हुआ, ऑलरेडी पहले से ये बिल्ली बैठी हुई थी, ऑलरेडी पहले से आपके देखने से पहले ही से ये बिल्ली यहाँ पर बैठी हुई थी, तो आपको बताना होगा तो आप ऑन का यूज करना। लेकिन आपके आंखों के सामने आपने देखा कि वो बिल्ली जंप करके टेबल पर आई, उसी समय आपको बताना हो तो आप बोलोगे द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। ऑन टू क्यों लगाओगे? क्योंकि ये मूवमेंट के साथ सरफेस को टच कर रही है, मूवमेंट हो रहा तब जाके ये सरफेस को टच कर रही है, तो यहाँ ऑन टू का यूज करेंगे। पहले से अगर ऑलरेडी पहले से ये पेन मेरे हाथों पे रहता तो यहाँ पर हम ऑन टू का यूज नहीं करते, लेकिन आप देख रहे हो उसी वक्त मैं रख रही हूँ तो मैं तो वहां पर ऑन टू का यूज करूंगी।
ठीक है, तो इस तरह से आपको यूज करना और ऑन टू का। तो बिल्ली मेज पर कूदी, तो यहाँ से वो जंप कर रही है, यहाँ से वो जंप कर रही है, तो एक मूवमेंट हो रहा है और मूवमेंट करके वो जाके सतह को टच कर रही है। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा द कैट jumped onto the table, ठीक है, बिल्ली मेज पर कूदी, द कैट जम्प्ड ऑनटू द टेबल। गॉट इट? तो और ऑन टू समझ में आ गया। सिंपल अगर सरफेस को टच करती है तो वहां पर यूज करेंगे ऑन, लेकिन अगर मूवमेंट के साथ सरफेस को टच करती है तो वहां पर यूज करेंगे ऑन टू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे। अब बात करेंगे अप डाउन। ये तो बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। अप डाउन, अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे। ये तो आप जानते हो, अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे। एक मिनट, जैसे अगर आपको बोलनी हो अप और डाउन देख रहे हैं, अप का मतलब होता है ऊपर, जब कोई चीज का प्राइस ऊपर जाता है या फिर आप ऊपर जाते हो सीढ़ियों पर, तो वहां पे यूज करेंगे अप। जैसे सब्जियां के दाम बढ़ रहे हैं, यानी कि प्राइस आपका बढ़ रहा है ना, तो प्राइस के बढ़ने की बात करेंगे तो वहां पर यूज करेंगे अप का। हम बोलेंगे द prices of vegetables are going up। मतलब सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स आर गोइंग अप यानी कि बढ़ रहा है। ओके, वह दीवार पर चढ़ रहा है, तो ये दीवार पे चढ़ेगा यानी कि ये ऊपर जा रहा है। आप यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर सीढ़ी है, यहाँ पर आपका एक मिनट, सीढ़ी अच्छा से नहीं बना, मान लीजिए ये आपका सीढ़ी है, ठीक है। अब ये सीढ़ी पे आप चढ़ोगे तो यहाँ से ऊपर जाओगे, ऐसे ऊपर ऊपर जाओगे, तो आप ऊपर जा रहे हो ना, तो आप बोलोगे गो अपस्टेयर्स, ऊपर जाओ, गो अपस्टेयर्स। अपस्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से ऊपर जाओ। ओके, तो यहाँ पर वो दीवार पर चढ़ गया। चलिए बनाइए मेरे साथ, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे he ran up the wall, वो दीवार पर चढ़ गया। ठीक है, चलिए अब समझ में आ गया, ऊपर जाएगा यानी कि अब जस्ट ऑपोजिट डाउन यानी कि नीचे। सब्जियों के दाम नीचे हो रहे हैं, सब्जियों के दाम कम हो रहे हैं या नीचे हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स, the prices of vegetables are coming down। मतलब सब्जियों के दाम कम हो रहे हैं, नीचे जा रहे। द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स आर कमिंग डाउन। मैं इसे लिखूंगा, आप कुछ चीज नोट करने के लिए बोलते हैं ना, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, आप सोचो नहीं मैं इसे लिखूंगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो लिखूंगा यानी कि राइट डाउन करना। ठीक है, लिखना, राइट डाउन करना। ओके, तो आप ऐसे बोलोगे मैं इसे लिखूंगा, आप फ्यूचर का सेंटेंस बोलो, आप बोलोगे आई विल राइट इट डाउन, मैं इसे लिखूंगा, आई विल राइट इट डाउन। ओके, तो इस तरह से आप अप डाउन का यूज कर रहे, अप यानी कि ऊपर, डाउन यानी कि नीचे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए अब है अंडर डाउन, अंडर बीनीथ। अब बोलोगे मैम आपने अभी तो अंडर सिखाया था, फिर आपने अंडर सिखा रहे हैं। जी, मैं आपको डिफरेंस करके सिखा रही हूँ, वहां पे मैं आपको अंडर और बिलो में डिफरेंस बता रही थी। अब मैं आपको बताऊंगी अंडर और बीनीथ में डिफरेंस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस के साथ अगर आप पढ़ोगे तो कहाँ पर इसका यूज करना है वो आपको समझ में आएगा। जैसे अंडर और बिलो का आपको समझ में आ गया, ठीक नीचे की बात करेंगे तो अंडर और केवल नीचे की बात करेंगे तो बिलो, वो तो क्लियर है। अब अंडर कहाँ यूज करें, बीनीथ कहाँ यूज करें, यहाँ भी बहुत कंफ्यूजन है भाई, क्योंकि दोनों का मतलब भी होता है नीचे, दोनों का मतलब नीचे होता है। देखिए जैसे अंडर का मतलब होता है नीचे, बिल्ली टेबल के नीचे है। अगर मैं ये कहना चाहती हूँ बिल्ली टेबल के नीचे है, ये टेबल आपको दिख रहा है,
टेबल के ये नीचे है। तो ये टेबल के नीचे है तो क्या आप इसे नहीं देख पा रहे हो? मैंने घर में बिल्ली पाला है और बिल्ली जो थी वो टेबल के नीचे जाके छिप गई। तो मैं अभी तो उधर ढूंढ रही हूँ, मैंने आपसे पूछा कि मेरी बिल्ली कहाँ गई, तो आप देखे हो, आप बोल रहे हो कि बिल्ली जो है देखिए टेबल के नीचे है। अब वो टेबल के नीचे है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो दिखाई नहीं दे रही है। मैं चाहूँ तो इधर से भी इसे देख सकती हूँ, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, सामने से, पीछे से, मतलब हर जगह से मैं इसे देख सकती हूँ, क्योंकि टेबल तो पूरा खुला है ना, उसके नीचे तो वो पूरा खुला हुआ है, मैं उसे आराम से देख सकती हूँ। तो इस सिचुएशन में अंडर का यूज करेंगे जब कोई चीज किसी चीज से नीचे रहता है लेकिन फुल्ली कवर्ड नहीं रहता है, फुल्ली कवर्ड नहीं रहता है, तो उस सिचुएशन में अंडर का यूज करेंगे। जैसे ही हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, बिल्ली टेबल के नीचे है, हम बोलेंगे द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल, मतलब वो टेबल के नीचे तो है लेकिन फुल्ली कवर्ड नहीं है। ओके, नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखिए, यहाँ पर आपको ये लड़की, यहाँ पर एक पेड़ दिख रहा है और पेड़ के नीचे ये लड़की बैठी हुई है। ठीक है, जूम करके दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे आपको ये पेड़ दिख रहा है, इतना बड़ा ये पेड़ है और पेड़ के नीचे ये लड़की बैठी हुई है। तो क्या ये पेड़ से ढक दे रहा है पूरा? क्या ये पूरा कवर हो गई? क्या मैं इसे नहीं देख पा रही हूँ? देख पा रही हूँ, हालांकि ये इसके नीचे है, पेड़ के नीचे ही है ना, लेकिन फुल्ली कवर्ड नहीं है। कवर नहीं कि मैं इसे हर डायरेक्शन से देख सकती हूँ, ये कवर नहीं है, नीचे है बट कवर नहीं है। तो हम क्या यूज करेंगे? अंडर का यूज करेंगे। हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, she is sitting under the tree, मतलब जो लड़की है वो टेबल के नीचे है, she is sitting under the tree। ओके, तो अंडर तो समझ में आ गया, जब फुल्ली कवर्ड नहीं रहेगा वहां पे अंडर का यूज करना है। लेकिन बीनीथ का क्या लफड़ा है, वो देखिए, बीनीथ बोलो या अंडरनीथ बोलो, दोनों का मतलब होता है नीचे। अब यहाँ पर सेंटेंस देखिए, मेरे पैसे कंबल के नीचे हैं। मान लो मैंने बहुत सारे पैसे इकट्ठा किया है और मैंने ब्लैंकेट के नीचे उसे छुपा दिया, तो ब्लैंकेट के नीचे मैं पैसा रख दूंगी, उसके ऊपर फिर से मैं ब्लैंकेट लगा दूंगी, तो क्या आप मेरे पैसे को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, वो फुल्ली कवर्ड हो जाएगा ना। जैसे कि मान लो मैं ये जो आपको दिख रहा है ये पेन है, पेन को मैंने बोला कि पेन मेरे हाथ के नीचे है ना, ये मेरा हाथ है, इसके नीचे पेन है। आपने मुझसे पूछा पेन का है, तो मैंने बोला पेन मेरे हाथ के नीचे है, तो क्या आपको दिख रहा है पेन? क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये तो नहीं कि पेन मेरे हाथ के नीचे नहीं है, मेरे हाथ के तो नीचे है लेकिन दिख नहीं रहा। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कोई चीज किसी चीज के नीचे तो रहता है लेकिन फुल्ली कवर्ड रहता है। यहाँ पे ये आदमी पैसा ब्लैंकेट के नीचे छुपाया है, तो पैसा जब आप ब्लैंकेट के नीचे छुपा दोगे, उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ा दोगे आप, तो पैसा आपको नहीं दिखेगा। पैसा तो रहेगा लेकिन दिखेगा नहीं। तो उस सिचुएशन में आपको अंडरनीथ, वो बात आपको बतानी होगी, तो अंडरनीथ का यूज करना। आप बोलना मेरे पैसे कंबल के नीचे है, यानी कि माई मनी वॉज बीनीथ द ब्लैंकेट, मतलब मेरा जो पैसा है, मेरा जो मनी है, वो ब्लैंकेट के नीचे है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब कोई चीज भी रहेगा वो उसकी चीज के नीचे रहेगा लेकिन दिखेगा नहीं, तो वहां पे क्या यूज करेंगे? अंडर का, बीनीथ का यूज करेंगे। अंडर में फुल्ली कवर्ड नहीं था, वो दिख रहा था, लेकिन बीनीथ में फुल्ली कवर्ड है, नहीं दिखेगा। ओके, पेन मेरे कॉपी के नीचे है, इतने सारे ये बुक्स पड़े हुए हैं, एक बुक्स के नीचे मेरा पेन है, तो क्या आपको पेन दिख रहा है? यहाँ पर मैंने पेन रखा है, मेरी गारंटी है मैंने पेन रखा है, लेकिन क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। मतलब कोई चीज किसी चीज के नीचे तो रहती है लेकिन फुल्ली कवर्ड रहती है, दिखती नहीं है, वहां पर हम यूज करेंगे बीनीथ या अंडरनीथ। तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे द पेन इज, बीनीथ हमने यूज कर दिया, चलिए अंडरनीथ का यूज करते हैं। द पेन इज अंडरनीथ
द पेन इज अंडरनीथ माई कॉपी, मतलब मेरा जो पेन है वो कॉपी के नीचे है, लेकिन दिख नहीं रहा इसीलिए वहां पर अंडरनीथ का यूज किए। ओके, तो अंडर और बीनीथ का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब क्या चीज डिफरेंस है। अब देखिए अंडर और बिलो। अब बोलोगे मैम आपने अंडर में हमें सिखा चुकी हो, मैंने आपको अंडर भी सिखाया बिलो भी सिखाया, तो अब क्या नया सिखाने वाली हूँ। अंडर बिलो का तो डिफरेंस बताई थी मैंने, तो फिर से एक डिफरेंस और बताना चाहती हूँ, ठीक है। अंडर का मतलब नीचे तो होता है, अंडर का मतलब कम भी होता है, अंडर का मतलब कम भी होता है। जब आप बात करते हो एज की, जब आप बात करते हो एज की, जब आप बात करते हो किलोग्राम ग्राम की, ठीक है, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं हम क्या, वहाँ पे यूज़ करते हैं अंडर। जैसे मेरा सामान का वजन 1 किलो से कम है, केजी की बात करें, तोल रहे, मेजरमेंट की बात कर रहे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, अंडर का यूज़ करेंगे। 1 किलो से कम है, कम होना चाहिए, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे द weight, the weight of my bag, of my bag, the bag of my bag, मतलब the weight of my bag is under 1 kg, ठीक है। The weight of my copy is under 1 kg। नेक्स्ट है, ये 10 साल के बच्चे, ये 10 साल से कम है, मतलब ये जो बच्चे इतने सारे दिख रहे हैं ये 10 साल से कम है। एज की बात करें ना, और एज की बात करेंगे तो वहां पे यूज होगा हमारा अंडर। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, ये बच्चे यानी कि बहुत सारे बच्चे आपको दिख रहे हैं, तो दीज का यूज करेंगे दिस चिल्ड्रेन आर अंडर 10, ठीक है। यानी कि ये सारे बच्चे जो आपको दिख रही है 10 साल से कम है, तो आप बोलोगे द चिल्ड्रन आर अंडर 10। ठीक है, अंडर समझ में आया, मतलब एज की बात करेंगे, मेजरमेंट की बात करेंगे तो वहां पर अंडर का यूज करेंगे। बिलो का मतलब भी होता है कम, बिलो का मतलब भी होता है कम। उन्होंने 50 से कम रन बनाए, रन क्रिकेट खेल रहा था, 50 से कम रन बनाया, ठीक है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे दे स्कोर्ड below 50, they scored below 50। वह 5 फीट से कम है, वह 5 फीट से कम है। तो यहाँ पर हाइट की बात करें, एज की बात करेंगे तो वहां पर अंडर का यूज करेंगे, और हाइट की बात करेंगे तो वहां बिलो का यूज करेंगे। तो हाइट की बात करें, देखिए यहाँ पर हाइट की बात करें, वह 5 फीट से कम है, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे ही इज below 5 feet, below 5 feet, ठीक है। he is below 5 feet मतलब वो 5 फीट से कम है। तो इस तरह से आप बताओगे, एज बताना तो आप यूज कर देना अंडर का, ठीक है, और हाइट बताना तो आप यूज कर देना बिलो का। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है वो चलिए देखते हैं। अब हम बात करेंगे बिटवीन और अमंग की। बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस है वो देखिए। बिटवीन का मतलब भी होता है बीच, और अमंग का मतलब भी होता है बीच। टीना रोहन और रिया के बीच में थी, यानी कि ये आपकी टीना हो गई, और ये रोहन, ये रिया, ये दोनों के बीच में है, यानी कि 2 व्यक्ति के बीच में है। तो जब 2 व्यक्ति 2 थिंग्स की बात करते हैं बीच में रहने के लिए, तो वहां पे हम यूज करते हैं बिटवीन का, 2 के बीच में रहेगा तब। जैसे हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, टीना रोहन और रिया के बीच बैठी हुई है। अगर हमें ये बताना हो तो हम इंग्लिश में बोलेंगे टीना इज सिटिंग बिटवीन रोहन and रिया। हमारा सेंटेंस हो गया टीना इज सिटिंग बिटवीन रोहन एंड रिया। 8 बजे से 8:30 बजे तक हमसे संपर्क करें, रहता है ना, डॉक्टर के मिलने का टाइमिंग रहता है,
तो बीच में बिटवीन का यूज कर देंगे 8 बजे से 8:30 बजे के बीच। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये सेंटेंसेस को कॉन्टेक्ट। हम बोलेंगे कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 8 AM to 8:30 PM। जैसे डॉक्टर वगैरह का अपॉइंटमेंट लेते हैं तो रहता है ना, या स्लिप जो रहता है उसमें रहता है कि आप 6 बजे से 7 बजे तक मिल सकते हैं, उसके बीच में आप मिल सकते हैं, उसके बाद आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वैसे ही कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 8 AM to 8:30 PM। ओके, तो इस तरह से आप बिटवीन का यूज करोगे, मतलब दो थिंग्स की बात करो, दो टाइम के बीच की बात करो, दो वस्तु, दो व्यक्ति के बीच की बात करो, तो वहां पे आप यूज करना क्या, बिटवीन। दो की बात करोगे तब। ठीक है, लेकिन अगर दो से अधिक की बात की है, ठीक है, दो से अधिक की बात की है तो वहां पर यूज करेंगे अमंग। जैसे कि रोहन अपने दोस्तों के बीच खड़ा था, मान लो ये इसमें आ गया रोहन। ठीक है, दूसरे कलर में, सारे कलर तो इसमें मिल जा रहे हैं, ये है हमारा रोहन। ठीक है, ये रोहन है। रोहन कई सारे दोस्तों के बीच बैठा है ना, सिर्फ दो है थोड़ी है, दो रहता तो इसे दो हम बना देते, लेकिन ये दो से अधिक है ना, तो जब भी कोई चीज दो से अधिक हुआ, वस्तु हो व्यक्ति हो, दो से अधिक के बीच की बात करो तो वहां हमेशा यूज करना अमंग की, अमंग या अमंगस्ट। ओके, तो बिटवीन दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच, और अमंग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच। तो रोहन अपने दोस्तों के बीच खड़ा था, यानी कि कई सारे दोस्त थे, उसके बीच वो खड़ा था। तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे रोहन वॉज स्टैंडिंग। रोहन वॉज स्टैंडिंग among his friend। रोहन अपने कई दोस्तों के बीच खड़ा था। रोहन इज स्टैंडिंग among his friend। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं 10 लोगों के बीच में था। मैं 10 लोगों के बीच में था, यानी कि दो व्यक्ति से ज्यादा है, 10 लोग है, यानी कि among का यूज करेंगे। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे I was among 10 people। मैं 10 लोगों के बीच में था, I was among 10 people। among यूज करो या amongst यूज करो, बात एक ही है, दोनों एक ही है। ओके, तो ये आपका बिटवीन और among का बीच का बात, मतलब ये डिफरेंस था। दोनों का हिंदी मीनिंग बीच रहता है, लेकिन अगर दो व्यक्ति दो वस्तुओं के बीच की बात करो तो बिटवीन, और दो से अधिक की बात करोगे तो वहां पर अमंग का यूज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे। सो गाइस, नेक्स्ट है हमारे इन, एट, ऑन। इन, एट, ऑन में डिफरेंस देखिए, ये दो तीनों में डिफरेंस देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तीनों का मतलब आप पर और मे के सेंस में कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है भाई, इसे थोड़ा मैं छोटा कर देती हूँ ताकि तीनों सेंटेंस आपको दिख पाए। तीनों सेंटेंस आपको दिख रहे हैं? ओके, देखिए, टीना ऑफिस में काम करती है, पहला सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस, रोहन उस दुकान पर खड़ा था, दो सेंटेंस। ईशान छत पर खड़ा था, तीन सेंटेंस। ठीक है, अब ये तीनों सेंटेंस में क्या लगाए, इन किस में लगाए, एट किस पे लगाए, ऑन किस में लगाए। कंफ्यूजन है ना, बड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन आज के बाद ये कंफ्यूजन मैं कर दूंगी क्लियर। पहला हमारा सेंटेंस था, टीना ऑफिस में काम करती है। मान लो ये आपका एक ऑफिस हो गया, कवर एरिया। ठीक है, कवर एरिया हो गया। अब इसमें टीना काम करती है, टीना ये रही, टीना ये काम करती है, तो एक इनक्लोज्ड एरिया के अंदर काम करती है। मैंने क्या बोला था आपको, काफी बार मैंने ये सिखाया है, जब आप एक इनक्लोज्ड एरिया में रहोगे तो वहां पर इनका यूज करोगे। ठीक है, इनक्लोज्ड एरिया के लिए। तो टीना क्या है, इनक्लोज्ड एरिया में काम कर रही है, ऑफिस के अंदर, यानी कि ऑफिस का एक इनक्लोज्ड एरिया, उसके अंदर काम करती है। इस सिचुएशन में आपको इनका यूज करना है। तो आप ये सेंटेंसेस को बोलोगे, टीना वर्क्स
टीना वर्क्स इन द ऑफिस, इन द ऑफिस। ओके, इन द ऑफिस क्यों लगाए? क्योंकि ये ऑफिस के अंदर काम करती है, इनक्लोज्ड एरिया में काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है रोहन उस दुकान पर खड़ा था, पर आ गया। अब देखिए यहाँ भी पर है, यहाँ भी पर है, डिफरेंस क्या है? मान लो रोहन का स्कूल यहाँ पर था, वो स्कूल से निकल के दुकान के पास आके खड़ा हो गया है। मैंने बोला कि आप रास्ते उधर ही से जा रहे हो, रोहन दुकान पर खड़ा होगा, उसे वहां से पिक कर लेना। ओके, तो मैंने दुकान पे बोला कि दुकान पर खड़ा है, थोड़ी ना दुकान के ऊपर चढ़ के खड़ा है, नहीं, मैंने एक लोकेशन और पॉइंट की बात कर दी। मैंने एक पॉइंट का जिक्र किया कि वो दुकान पे खड़ा है, दुकान एक पॉइंट है, वहीं से उसे पिक करना है। ठीक है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम की, एक पॉइंट ऑफ प्लेस की बात करोगे, पॉइंट ऑफ प्लेस की बात करोगे तो एट का यूज होता है हमेशा, हमेशा पॉइंट ऑफ प्लेस, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है एट का। ठीक है, तो हमारा ये सेंटेंस में एट लगेगा, हम बोलेंगे रोहन वॉज स्टैंडिंग, रोहन वॉज स्टैंडिंग एट द शॉप, एट द शॉप मतलब वो दुकान पे खड़ा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ प्लेस बताए हम। ठीक है, ईशान छत पर खड़ा था, ईशान छत पर खड़ा था, तो देखिए ये ईशान है, ये छत पर खड़ा था, तो ये छत के सतह को टच कर रहा है। और ऑन तो मैंने यही बताया कि जब कोई चीज सतह को टच करती है यानी कि वहां ऑन का यूज कर देंगे। तो ईशान छत पर खड़ा है यानी कि छत के सतह को टच कर रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पर ऑन का यूज करेंगे। तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे ईशान वॉज स्टैंडिंग, ईशान वॉज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। तो इन का यूज करेंगे जब हम किसी इनक्लोज्ड एरिया में रहेंगे तब, एट का यूज करेंगे जब हम एक लोकेशन ऑफ पॉइंट की बात करेंगे तब, और ऑन का यूज करेंगे जब सरफेस को टच करेंगे तब। गॉट इट? तो ऑन के तो काफी सारे यूजेस मैं बता चुकी हूँ, तो क्यों ना मैं आपको एट और इन के भी काफी सारे यूजेस बता दूँ जो हमारे स्पोकन के लिए जरूरी है। तो देखिए एट और इन के बारे में आपको और थोड़ा अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। इनका पहले हम इनके बारे में जान रहे। देखिए इन 1990, इन 1920 यानी कि जब ईयर की बात करोगे, ओके, इन दिसंबर मंथ्स की बात करोगे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ओके, इन समर यानी कि जब सीजन की बात करोगे, इन कार यानी कि किसी कार के अंदर इनक्लोज्ड एरिया की बात करोगे, इन द रूम, इन द कार, ओके, इन नोटबुक यानी कि कुछ मैं लिखने बोलूंगी, मैं बोलूंगी नोटबुक, या फिर आप पेन नोटबुक के अंदर आप छुपा दिए हो तो मैं क्या बोलूंगी, पेन कहाँ है, नोटबुक के अंदर, तो वहां पे हम इनका यूज करेंगे। इन इंडिया यानी कि बिग सिटीज की बात करोगे, बिग कंट्री की बात करोगे, तो वहां पर क्या यूज करोगे आप, इनका यूज करना। ठीक है, ये सारे सिचुएशन है कहाँ कहाँ यूज करना है। अब सुबह बहुत ठंड थी, तो मॉर्निंग की बात करें, मॉर्निंग जहाँ आएगा वहां इन तो जरूर आएगा। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे इट वॉज वेरी कोल्ड इन द मॉर्निंग, इट वॉज वेरी कोल्ड इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह बहुत ठंड थी। ओके, वैसे ही मैं अपना मोबाइल कार में भूल गया यानी कि कार के इनक्लोज्ड एरिया उसके अंदर में भूल आया, या फिर कॉपी मेरे बैग के अंदर है तो बैग इनक्लोज्ड एरिया उसके अंदर है, तो इनक्लोज्ड एरिया के अंदर कोई चीज रहेगी तो वहां भी हम इनका यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं अपना मोबाइल कार में भूल आया तो हम बोलेंगे आई forgot my mobile, I forgot my mobile in the mobile in the car, in the car, I forgot my mobile in the car यानी कि मैं अपना मोबाइल कार में भूल गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेरा भाई दिल्ली में रहता है, दिल्ली बिग सिटी है, दिल्ली, मुंबई, पुणे, ये सारी बिग सिटीज है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। ओके, तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे माई ब्रदर लिव्स इन दिल्ली,
जब बिग सिटीज की बात करोगे, बिग सिटीज की बात करोगे तो इनका यूज होगा। तो ये सारे कंडीशन आप याद कर लेना कहाँ पर आपका यूज होता है। चलिए एट भी देख लेते हैं। देखिए एट कहाँ यूज करना है पहले वो देखिए। एट रोहिणी, यानी कि जब आप स्मॉल प्लेसेस की बात करोगे, स्मॉल प्लेस की मैंने बात की, ठीक है। स्मॉल छोटी छोटी जगह होती है, जैसे उत्तर प्रदेश का रामपुर, दिल्ली का जामिया नगर, ओके। तो ये क्या छोटा छोटा प्लेस है, उसके लिए हम एट का यूज करेंगे। बिग सिटीज, बिग कंट्रीज की बात करेंगे तो वहां पे क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। लेकिन स्मॉल प्लेसेस की बात करेंगे, मतलब किसी प्लेस के अंदर कोई प्लेस है, उस वो छोटा प्लेस हो गया है ना, तो उसकी बात करेंगे तो वहां पे यूज करेंगे एट का। एट 6 o'clock, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो वहां एट का यूज करेंगे। एट डिनर, डिनर, नाइट, इसकी बात करेंगे तो क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। एट द होटल, छोटा प्लेस हो गया, छोटा सा जगह हो गया है ना, प्लेस होटल हो गया, या फिर कोई शॉप हो गया, कोई स्टोर हो गया है ना, तो छोटा सा है तो वहां पे हम यूज कर देंगे। एट 70 पर लीटर, पर लीटर पर केजी, यानी कि कोई सामान खरीदते हैं उसका प्राइस बोलते हैं कि 1 किलो रुपया प्रति ग्राम, ऐसे बोलते हैं ना, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं एट का। कोई अच्छा फेस्टिवल की बात करेंगे, एट होली, एट ईद, एट द पार्टी, पार्टीज की बात करेंगे, बर्थडे की बात करेंगे, ओकेजन की बात करेंगे तो वहां भी एट का यूज करेंगे, ओके। जैसे एट का यूज पर या मेक ए सेंस में किया जाता है। मैं उत्तर प्रदेश के रामपुर में रहता हूँ, तो उत्तर प्रदेश तो हमारा एक बिग सिटी हो गया, तो इससे पहले हम इनका यूज करेंगे। लेकिन रामपुर हमारा स्मॉल सिटी हो गया, तो उससे पहले एट का यूज करेंगे। तो देखिए ये सेंटेंस को बोलेंगे, आई लिव एट रामपुर, आई लिव एट रामपुर इन उत्तर प्रदेश, इन उत्तर प्रदेश, ओके। आई लिव एट रामपुर इन उत्तर प्रदेश, मतलब मैं उत्तर प्रदेश के रामपुर में रहता हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, हम रोज रात में पढ़ाई करते हैं। जब बात आए सुबह की, जब बात आए शाम की, जब बात आए दोपहर की, सुबह शाम दोपहर, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, ये सब में इनका यूज करेंगे। लेकिन जब आप बात करोगे रात की, जब आप बात करोगे नून की, जब आप बात करोगे मिडनाइट की, ये सब में आप लगाओगे एट, एट नून, एट आप कहोगे एट नाइट, एट मिडनाइट, ओके। हम रोज रात को पढ़ाई करते हैं, तो ये हम रात की बात करें यानी कि एट का यूज करेंगे, हम बोलेंगे वी स्टडी डेली, वी स्टडी डेली एट नाइट। हम रोज रात में पढ़ाई करते हैं, वी स्टडी डेली एट नाइट। यात्री बस स्टॉप पे खड़े थे, तो बस स्टॉप आपका एक छोटा सा प्लेस हो गया, बस स्टॉप हो गया। गेट के पास आप खड़े हो, वहां पर एट का यूज करना। होटल के पास आप खड़े हो या होटल में आप रह रहे हो, वहां पे एट का यूज करना। यानी कि छोटे से प्लेस की बात करोगे तो वहां पे आप यूज करना एट का। छोटे प्लेस मतलब जगह का नाम भी हो सकता है और जगह भी हो सकता है। बस स्टॉप एक छोटा सा जगह होता है, होटल एक छोटा सा जगह हो गया, आपका गेट जो गेट होता है वो छोटा सा जगह हो गया, ओके। तो वहां भी हम यूज करेंगे एट का। तो हम क्या बोलेंगे, यात्री बस स्टॉप पर खड़े थे, हम बोलेंगे द ट्रैवलर्स वर स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, एट द बस स्टॉप। मतलब जो यात्री थे वो बस स्टॉप पर खड़े थे, ओके। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में हम एट का यूज करेंगे, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब हम जितने प्रीपोजिशन की बात करेंगे सबका हिंदी मीनिंग से आएगा, ठीक है, से आएगा। सबका हिंदी मीनिंग आपको से देखने को मिलेगा। जैसे फ्रॉम का मतलब भी से होता है, बाय का मतलब भी से होता है, ठीक है। फ्रॉम का यूज पहले से की कंडीशन में देखते हैं। मैं मुंबई से हूँ, जब आप बात करते हो मैं मुंबई से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, तो वहां पे हम यूज करते हैं फ्रॉम का। ये तो बहुत ही कॉमन है, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। या फिर आप कोई जगह से आप अलग होते हो, जैसे मैं क्लास से बाहर गया, मैं रूम से बाहर गया, यानी कि कोई चीज को आप अलग कर रहे हो, तो वहां पे आप फ्रॉम का यूज करोगे। जब आप कोई डिजीज से पीड़ित हो, जैसे मैं
कैंसर से पीड़ित हूँ। ओके तो कोई डिजीज से आप सफर कर रहे हो तो वहां भी फ्रॉम का यूज कर देना। या फिर कोई चीज किसी चीज से बनी होती है, जैसे ये जो कोई सा भी बॉटल है वो प्लास्टिक की बनी हुई है, ये चाइना का बना हुआ है, ये इंडिया का बना हुआ है, यानी कि मेड इन चाइना, जो भी मतलब ये चाइना का बना हुआ है, ये कहीं का भी बना हुआ है, मतलब कोई चीज बना हुआ है किसी चीज से, तो वहां भी फ्रॉम का यूज होता है। ठीक है, चलिए सेंटेंस देखिए, मैं मुंबई से हूं तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई एम फ्रॉम मुंबई। आई एम फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से हूँ, आई एम फ्रॉम मुंबई। नेक्स्ट है मैं क्लास से जा रहा हूँ, यानी कि क्लास से अलग हो रहा हूँ, तो मैं क्लास से जा रहा हूँ, आप बोलोगे आई एम गोइंग, आई एम गोइंग फ्रॉम क्लास, फ्रॉम क्लास, मैं क्लास से जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फ्रॉम क्लास। नेक्स्ट देखिए, अब बात करेंगे हम बाय का। बाय का यूज हम से या तक के सेंस में करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कोलकाता से ट्रेन गया, मैं कोलकाता ट्रेन से गया, मतलब किसी व्हीकल से गया। जब आप बात करोगे किसी व्हीकल से ट्रैवल करने की, ट्रेन से, बस से, कार से, ठीक है, तो व्हीकल्स की बात करोगे तो वहां बाय का यूज करना। ठीक है, बाय ट्रेन। लेकिन देखिए एक सिचुएशन में और बताऊंगी, पहले ये सेंटेंसेस को, मैं कोलकाता ट्रेन से गया तो हम बोलेंगे आई वेंट टू कोलकाता, आई वेंट टू कोलकाता बाय ट्रेन, बाय ट्रेन। देखिए बाय के बाद आपको डायरेक्ट व्हीकल का नाम ऐड करना है, लेकिन अगर आपको लगाना हो द ट्रेन बोलना हो तो वहां पे आप बाय नहीं ऑन लगाओगे। ठीक है, बीच में अगर कोई डिटर्मिनर्स आ जाते हैं, ठीक है, ये डिटर्मिनर्स है, कोई भी डिटर्मिनर्स आ जाते हैं तो उससे पहले आपको ऑन का यूज करना है, ना कि बाय का। अगर द नहीं रहता तो यहाँ बाय का यूज करते, लेकिन अगर द आ रहा है तो यहाँ पे आपको ऑन का यूज करना है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा हमेशा, जब भी आप बुक रीडिंग करोगे तो आप ये मत सोचना कि यहाँ तो गलत लिखा हुआ है, मैम ने तो कुछ अलग बताया था, मैम ने बाय बोला था, यहाँ तो ऑन लिखा हुआ है। तो ये सब बहुत चीज़ें, बहुत कॉमन सी चीज़ है जो गलती होने की बहुत ही ज़्यादा चांस होता है। तो जब भी आप एरर्स कोई करोगे तो वहाँ भी आप ध्यान रखना, ट्रेन से पहले अगर आपको द देखने को मिलता है, या मतलब कोई भी व्हीकल से पहले आपको द देखने को मिलता है, तो उससे पहले आपको ऑन का यूज़ करना है। अगर आपको द देखने को नहीं मिलता है तो वहाँ पे आप यूज़ करना बाय का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कल तक मेरा रिजल्ट निकल जाएगा, तक, कल तक, बाय टुमारो, तो तक का भी सेंस आता है, या पैसिव वॉइस में भी हम बाय का यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे सिचुएशन होते हैं। बाय पे एक अलग वीडियो में भी मैं बना चुकी हूँ, आप अगर अलग वीडियो देखना चाहते हो बाय के तो आप हमारे चैनल को विजिट करना, वीडियो सेक्शन में आप जाना, वीडियो सेक्शन में स्क्रॉल करके देखोगे तो वहाँ पर आपको बाय के यूजेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे बाय टुमारो माई रिजल्ट, बाय टुमारो माई रिजल्ट has been declared, has been declared। मतलब बाय टुमारो माई रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड, मतलब मैं कल तक मेरा रिजल्ट निकल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करेंगे सिंस की और फॉर की। ये तो काफी कॉमन है, बहुत ही ज्यादा यूज भी किए जाते हैं और हम लोगों ने सीखा है टेंसेज में, है ना। फिर से मैं बता देती हूँ, जब आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करोगे तो सिंस का यूज करना, मतलब आप, मैंने बोला कि वो सुबह से खेल रहा है, तो सुबह से मैंने बता दिया ना कब से खेल रहा है, सुबह से खेल रहा है, आपको एक निश्चित समय पता चल गया। लेकिन अगर मैं बोल देती वो 2 घंटा से खेल रहा है, आपके पास घड़ी नहीं है, आपने टाइम नहीं देखा कितना बज रहा है, और उसी बीच अगर मैं ये बोल दूं कि वो 2 घंटा से खेल रहा है, तो आप अनुमान नहीं लगा पाओगे कि 2 घंटा पहले कितने बज रहे थे। ठीक है, तो वहां पे यूज कर देंगे फोर का, यही डिफरेंस है इसमें। ठीक है, जैसे कि इसका यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। सिंस मतलब होता है से, मैं सुबह से यहाँ हूँ, मैं सुबह से यहाँ हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग।
मॉर्निंग मैंने एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, मैं कब से यहाँ हूँ, सुबह से यहाँ हूँ, शाम से यहाँ हूँ, 2 बजे से यहाँ हूँ, तो मैंने एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, तो वहाँ क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वो 2018 से किताब लिख रहा है, कब से लिख रहा है, आपको मैंने एक निश्चित समय बता दिया ना, कब से लिख रहा है, 2018 से लिख दिया। यही मैं बोलती 5 साल पहले से लिख रहा है, तो 5 साल पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ता कि अभी 2024 चल रहा है, 5 साल पहले कौन सा ईयर चल रहा था, तब से लिख रहा है, ठीक है। तो 5 साल मैंने ना बताकर आपको एग्जैक्ट टाइम बता दिया 2018 से, ओके। तो मैं ये सेंटेंसेस को बोलूंगी, ही हैड बीन, he had been written, he had been written a book, he had been written a book, sorry, he had been writing, had been के बाद verb की फोर्थ फॉर्म आती है, ठीक है, writing a book since 2018, ठीक है। मैंने एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक एग्जैक्ट टाइम आपको बता दिया कि ही हैड बीन राइटिंग अ बुक सिंस 2018, तो आपको क्लियर हो गया कब से लिख रहा है वो बुक, 2018 से लिख रहा है। अब इसी के देखिए 4 क्या है, 4 का मतलब भी होता है से, 4 का मतलब भी होता है से। मैं 3 घंटे से यहाँ हूँ, ये बोल रहा है मैं 3 घंटे से यहाँ हूँ। अब मैंने टाइम नहीं देखा कि कितने अभी बज रहे हैं, तो 3 घंटे पहले मुझे सोचना पड़ेगा कि अभी कितना बज रहा है, 3 घंटे पहले कितने बज रहे थे, आपको सोचना पड़ जाएगा अगर आपने टाइम नहीं देखा है तो, ठीक है। तो यहाँ पर यूज करेंगे 4 का, तो हम बोलेंगे मैं 3 घंटे से यहाँ हूँ, मैं बोलूँगी आई हैव बिन हियर, आई हैव बिन हियर for 3 hours, for 3 आवर्स, यानी कि मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बता देती हूँ तो सिंस अब मैं लगाऊंगी, अगर एग्जैक्ट टाइम मैं नहीं बताती हूँ तो वहां पे मैं 4 लगाऊंगी, ठीक है। मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, 2 घंटे पहले कितने बज रहे थे मुझे नहीं पता, तो मैं क्या लगाऊंगी, 4 का यूज करूंगी, मैं बोलूंगी आई हैव बीन वर्किंग, I have been working for 2 hours. I have been working for 2 hours. Okay? तो ये सिंस ऑफ 4 का कंफ्यूजन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बात करेंगे ऑफ और विद। ऑफ और विद का भी यूज हम करते हैं से के सेंस में, ठीक है। इसका भी हिंदी मीनिंग होता है सेम, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस देखिए। ऑफ का मतलब होता है से, जब कोई किसी चीज से अलग होता है। फ्रॉम में भी मैंने बताया था ना, कोई चीज किसी चीज से अलग होता है तो फ्रॉम का ज्यादा यूज ना करके हम ऑफ का ज्यादा यूज करते हैं। मतलब फ्रॉम तो आपने देखा वो ठीक है, मैं नहीं बोल रही कि गलत है, लेकिन अगर आप वहां पर फ्रॉम की जगह ऑफ का यूज करते थे तो ज्यादा बेटर हो जाता। जैसे वह स्कूल से गया, स्कूल है मतलब स्कूल को छोड़कर वो निकला, ठीक है, किसी चीज से अलग हो गया, तो वहां पे हम ऑफ का यूज कर सकते हैं। हम ये अच्छा आपका सेंटेंस बनेगा ही, जैसे आप साइकिल से गिर जाते हो तो गिर गए यानी कि आप अलग हो गए, साइकिल से अलग हो गए, तो वहां भी ऑफ का यूज करेंगे। फेल ऑफ तो वो गिर जाता है ना, तो वहां पे ऑफ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ही वेंट ऑफ द स्कूल, वह स्कूल से गया, तो ऑफ का यूज कब करेंगे, जब कोई चीज से अलग होता है मोशन के साथ। जैसे यहाँ पर छत है, आप यहाँ से जंप करोगे तो एक मोशन के साथ सतह को छोड़कर नीचे आओगे ना, एक मोशन के साथ एक चीज से अलग होकर आ रहे हो, तो वहां पे ऑफ का यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सोनाली पेड़ से गिर गई। ये सोनाली है, ठीक है, सोनाली पेड़ पे चढ़ रही थी और उसका पैर फिसला और वो गिर गई, यानी कि इसके सतह को छोड़ दी, है ना। यही है ना कि पेड़ के सतह से ये अलग हो गई, गिर गई मोशन के साथ, तो हम यहाँ पर ऑफ का यूज करेंगे। हम बोलेंगे सोनाली फेल ऑफ द ट्री, मतलब सोनाली पेड़ से गिर गई, पेड़ के सतह से अलग हो गई, ओके। विद का देखिए, विद मतलब क्या होता है, विद का मतलब होता है से या के साथ, है ना। के साथ तो आपको पता है कि मैं आपके साथ हूँ, आई एम विद यू, ओके। लेकिन से का सेंस कैसे निकलता है, मैं सब्जियों को चाकू से काटती हूँ, यानी कि जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट की बात करते हो,
जब आप किसी औजार मीन्स की बात करते हो, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट हो गया, मीन्स हो गया, यानी कि औजार हो गया, हथियार हो गया, उसकी बात करोगे, मतलब किसी औजार के द्वारा कोई काम करना, वहां पे विद का यूज करेंगे। मैं सब्जियों को चाकू से काटता हूँ, चाकू एक आपका औजार हो गया, एक हथियार हो गया, उसके सहारे आप सब्जी काट रहे हो, तो वहां पे विद का यूज करेंगे। तो हम क्या ये सेंटेंस को बोलेंगे, हम बोलेंगे मैं सब्जियों को चाकू से काटता हूँ, आई चॉप वेजिटेबल्स, आई चॉप वेजिटेबल्स विद नाइफ, विद नाइफ, मतलब मैं सब्जियों चाकू से काटता हूँ। उसने पेड़ कुल्हाड़ी से काटा, कुल्हाड़ी एक औजार हो गया आपका, उसके द्वारा काटा गया, है ना, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। किसी औजार से आप कोई काम करते हो तो वहां पे फिर, जैसे कि मैं कलम से लिखती हूँ, यानी कि कलम मेरा औजार हो गया, तो यहाँ विद का यूज करूंगी। ओके, तो हम बोलेंगे ही कट ट्री विद एक्स, विद एक्स, ही कट द ट्री, यहाँ पर दो हुआ, ही कट द ट्री विद एक्स, यानी कि उसने पेड़ कुल्हाड़ी से काटा, ठीक है। तो मतलब किसी औजार से आप कोई काटोगे, कोई चीज करोगे, तो वहां पर विद का यूज होगा, सिंपल सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा बिफोर आफ्टर। बिफोर और आफ्टर में देखते हैं, ठीक है। बिफोर का यूज कहाँ किया जाता है, आफ्टर का यूज कहाँ किया जाता है। बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद। ये तो बहुत इजी है, चलिए बनाते हैं। 8 से पहले 7 आता है, ये तो सबको पता है, 8 से पहले 7 आता है, तो हम ये सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे 7 comes before 8, 7 comes before 8, 8 से पहले 7 आता है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मैं सोने से पहले तुम्हें कॉल करूंगा, मैं सोने से पहले तुम्हें कॉल करूंगा, तो हम बोलेंगे आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू बिफोर, आई विल कॉल यू बिफोर falling sleep, falling sleep, मतलब मैं सोने से पहले कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू बिफोर फॉलिंग स्लीप। ओके, तो मतलब ये तो सिंपल सा था, ये तो आप सब जानते हो कि बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद। जैसे शनिवार के बाद रविवार आता है, शनिवार के बाद रविवार आता है, तो ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना। मैं तुम्हारे सोने के बाद खाऊंगा, ये भी सेंटेंस आप फ्रेम करना, ये दोनों सेंटेंस आप फ्रेम करना। ओके, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसे फ्रेम कर लोगे, है ना। चलिए मैं आपको दूसरा प्रीपोजिशन दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है एक्सेप्ट बिसाइड्स, एक्सेप्ट बिसाइड्स। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर और बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, ठीक है। जैसे कि मान लो आप ड्रेस खरीदने गए, ठीक है, तो शॉपकीपर जो है आपको एक ड्रेस दिखाया, आपको वो ड्रेस अच्छा नहीं लगा, मतलब बहुत सारे ड्रेस रखे हुए हैं, आपको बोला कि ये आप पे सूट करेगा, आप इसे ले लो, ठीक है। तो आप उसे देखे, फिर आपको पसंद नहीं आया, तो आप बोल रहे इसको छोड़कर बाकी और मुझे दिखाओ, इसको छोड़कर मतलब इसको हटा दो, मुझे पसंद नहीं आया, इसे हटा दो, तो वहां पे हम यूज करेंगे एक्सेप्ट, यानी कि उसको छोड़कर मुझे बाकी सारे अच्छे लगे, ठीक है। और बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, यानी कि ये जो आपने मुझे दिखाया वो तो मुझे पता है, इसके अतिरिक्त दूसरा भी आप दिखाइए, मतलब इसे भी मैं रख लेती हूँ, दूसरा भी आप दिखाइए। एक्सेप्ट का मतलब उसे हटा दो, मतलब उसे मुझे नहीं लेना, उसे हटा दो, दूसरा दिखाओ। लेकिन बिसाइड्स का मतलब उसे वो मुझे अच्छा लगा, उसे मैं रखती हूँ और आप मुझे दिखाओ, उसके अतिरिक्त और दिखाओ, ठीक है। ये मतलब हुआ एक्सेप्ट का, बिसाइड्स का, ठीक है। देखिए ये कपड़े मुझे पसंद नहीं है, ये कपड़े मुझे पसंद नहीं है, इसके अलावा कोई और विकल्प है, मतलब कोई और कपड़े हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलना आई डोंट लाइक दिस ड्रेस, आई डोंट लाइक दिस ड्रेस, मतलब मुझे ये ड्रेस पसंद नहीं है, इसके अलावा क्या और कोई विकल्प है, यानी कि what are the other option, what are the
other ऑप्शंस एक्सेप्ट दिस, मतलब इसको छोड़कर क्या दूसरा कोई विकल्प है, क्या दूसरा कोई चीज अच्छा है इसको छोड़कर। ओके नेक्स्ट, ये कपड़ा भी अच्छा है, इसके अलावा क्या और कोई विकल्प है, मतलब मुझे ये कपड़ा तो अच्छा लगा, इसे अब मैं रखती हूँ, आपके पास और कोई कपड़ा है अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं। एक्सेप्ट यानी कि हटाई दो, और बिसाइड्स यानी कि ये तो अच्छा है, ये मैं रखती हूँ, दूसरा भी दिखाओ। ठीक है, तो मैं ये सेंटेंस को बोलूँगी, ये कपड़ा भी अच्छा है, यानी कि ये हम बोलेंगे दिस ड्रेस इज ऑल्सो नाइस, this dress is also nice, but what are the other options besides this, मतलब इसके अलावा क्या दूसरा विकल्प है, ये तो मुझे अच्छा लगा, इसके अलावा भी क्या आपके पास दूसरे कपड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखिए, नेक्स्ट है इनटू और इन, इसमें डिफरेंस आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, इनटू और इन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों का मतलब होता है मैं, मैंने बोला चाय को कप में डालो, देखो यहाँ जो आपका ये जो केटल है, यहाँ से आप चाय क्या कर रहे हो, डाल रहे हो, तो मोशन के साथ ये कप के अंदर आ रही है चाय, एक मोशन के साथ मैं ऐसे चाय डाल रही हूं, तो एक मोशन के साथ कप में आ रही है ना चाय, तो जब कोई चीज में मोशन के साथ वो इनक्लोज्ड एरिया में आ रही है, मान लो ये आपका एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, यहाँ पर एक कैट बैठी हुई थी, उसका मन किया बॉक्स के अंदर जाने के लिए, तो यहाँ से जंप करके वो अंदर आई, यानी कि मोशन के साथ एक इनक्लोज्ड एरिया में आई, बॉक्स क्या है, एक इनक्लोज्ड एरिया में है, और मोशन के साथ वो इनक्लोज्ड एरिया में आई, तो वहां पर यूज करेंगे इनटू का, मोशन हो रहा है और इनक्लोज्ड एरिया में आ रही है, इनटू का यूज करेंगे, हम बोलेंगे चाय को कप में डालो, यानी कि ये मोशन हो रहा है, मोशन के साथ कप एक इनक्लोज्ड एरिया उसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे pour the tea into the cup, नेक्स्ट है कप में चाय है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये चाय पहले से ही कप के अंदर है, यानी कि पहले से ही इनक्लोज्ड एरिया में, इसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें ये पहले से ही इसके अंदर में है, बहुत देर पहले मैंने ये चाय ये कप में डाल दिया था, यानी कि पहले से ही है, तो यहाँ पे इनका यूज करेंगे। मोशन के साथ अगर अभी इस वक्त आती ना तो वहां पर इनटू का यूज करते, लेकिन इसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, ये पहले से ही इनक्लोज्ड एरिया में है, तो हम लगाएंगे इनका, हम बोलेंगे देयर इज टी इन द कप, मतलब पहले से ही कप के अंदर चाय है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अब काफी कॉमन सा बता रही हूँ। ठीक है, अभी जो मैंने आपको जितना बताया ना, इसे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा हमारे स्पोकन इंग्लिश के लिए जरूरी है, प्रीपोजिशन से कभी आप पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। अब जो हमारा प्रीपोजिशन है अहेड ऑफ और बियॉन्ड, अहेड ऑफ और बियॉन्ड दोनों का मतलब होता है आगे, दोनों का मतलब होता है आगे, लेकिन कब यूज करेंगे, देखिए सेंटेंस देखिए समझ आ जाएगा। मैं रोहन के आगे खड़ी थी, यहाँ पर मैं थी, यहाँ पर रोहन था, यानी कि मैं रोहन से आगे थी, तो आगे आएगा, यानी कि अहेड ऑफ का यूज कर देंगे, हम बोलेंगे आई वॉज स्टैंडिंग अहेड ऑफ रोहन, मतलब मैं रोहन के आगे खड़ी थी। ओके, वह पेड़ के आगे घर है, यानी कि यहाँ पर आपका एक पेड़ है और यहाँ पर आपका एक घर है, तो पेड़ के
ये घर, पेड़ के आगे घर है ना, तो यहाँ भी हम यूज करेंगे अहेड ऑफ का। तो हम बोलेंगे देयर इज अ हाउस, देयर इज अ हाउस अहेड ऑफ दैट ट्री। देखिए और एक चीज मैं आपको बताने देना चाहती हूँ, अगर आप किसी नॉन लिविंग की बात करो, ये क्या है, पेड़ भी नॉन लिविंग है और घर भी नॉन लिविंग है, दोनों नॉन लिविंग है। अगर नॉन लिविंग की बात करोगे आगे पीछे रहने की, मतलब आगे रहने की, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो अहेड ऑफ का और बियॉन्ड का, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो अहेड ऑफ यूज किया है ना, यहाँ पे आप बियॉन्ड का भी यूज कर सकते थे। लेकिन अगर आप लिविंग की बात करो, जैसे रोहन के आगे मैं खड़ी थी, तो मैं भी लिविंग हूँ, रोहन भी लिविंग है, तो उसके आगे मैं खड़ी थी, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अहेड ऑफ लगेगा। और बियॉन्ड का लगाने का तरीका देखिए, ठीक है, ये मेरी सोच से आगे है। जब आप बात करोगे किसी अब्स्ट्रैक्ट नाउन की, सोच जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप छू नहीं सकते, जब उसके आगे रहने की बात करें, जैसे वो जो काम कर रहा है ना, ये मेरी सोच से बाहर है, मतलब मेरी सोच से आगे है, तो इस सिचुएशन में हमेशा बियॉन्ड का यूज करना, अहेड ऑफ कभी मत यूज करना, ठीक है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, दिस इज बियॉन्ड, दिस इज बियॉन्ड माई थिंक, दिस इज बियॉन्ड माई थिंक, मतलब ये मेरी सोच से आगे है, दिस इज बियॉन्ड माई थिंक। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे इनसाइड, आउटसाइड, ड्यूरिंग। इनसाइड का मतलब होता है अंदर, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, और ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। ये तो बहुत ही कॉमन है, ये सब जानते हो, इसके हिंदी मीनिंग से ही आप आराम से कर लोगे, ठीक है। जब इसका हिंदी मीनिंग आप देखोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर किसका यूज करना है। तो आप मेरे साथ आप बनाते हुए चलो, ठीक है। मैं घर के अंदर थी, तो हम कैसे बोलेंगे, मैं घर के अंदर थी, हम बोलेंगे आई वॉज इनसाइड, आई वॉज इनसाइड द हाउस। मैं घर के अंदर थी, आई वॉज इनसाइड द हाउस। मैं घर के बाहर थी, तो आप बोल सकते हो आई एम आउटसाइड, आई एम आउटसाइड द हाउस, आई एम आउटसाइड द हाउस। पढ़ाई के दौरान मुझे भूख लग रही थी, मतलब के दौरान आएगा यानी कि ड्यूरिंग, पढ़ाई के दौरान, तो हम बोलेंगे आई वॉज फीलिंग, I was feeling appetite, I was feeling appetite during study, मतलब पढ़ाई के दौरान मुझे भूख लग रही थी। I was feeling appetite during study। ओके, तो ड्यूरिंग यानी कि के दौरान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करेंगे अबाउट, ऑफ, देन। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, ऑफ का मतलब का, देन का मतलब तुलना करने के लिए देन का यूज किया जाता है। जैसे वह मेरे बारे में बात कर रही थी, वह मेरे बारे में बात कर रही थी, कैसे बोलेंगे बताइए तो, कैसे बोलेंगे, वह मेरे बारे में बात कर रही थी, हम बोलेंगे सी वॉज टॉकिंग, सी वॉज टॉकिंग अबाउट मी, सी वॉज टॉकिंग अबाउट मी। वह मेरे में बारे में बात कर रही थी, सी वॉज टॉकिंग अबाउट मी। वह भारत के राष्ट्रपति हैं, वह भारत के राष्ट्रपति हैं, तो का के सेंस में ऑफ का यूज करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ही इज द प्रेसिडेंट, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, वो भारत के राष्ट्रपति हैं। मैं तुमसे बेहतर हूँ, यानी कि आप तुलना कर रहे हैं ना, आपसे बेहतर मैं हूँ, मैं तुलना कर रही हूँ, तो तुलना करने के लिए देन का यूज करेंगे, हम बोलेंगे आई एम बेटर देन यू, आई एम बेटर देन यू, मैं तुमसे बेहतर हूँ, आई एम बेटर देन यू। ओके, तो इस तरह से आप यूज करना अबाउट, ऑफ और देन का। ये सारे हिंदी मीनिंग पे ही डिपेंड है, इसका हिंदी मीनिंग याद कर लो तो समझ में आ जाएगा। टू, टूवर्ड्स, थ्रू आउट। टू का मतलब होता है को, टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, और थ्रू आउट का मतलब होता है सारा या पूरा। देखिए टू और टूवर्ड्स में क्या डिफरेंस है, मान लो यहाँ पर एक घर है, ठीक है, यहाँ पे एक घर है, या फिर मान लो ये एक मंदिर है, ठीक है, थोड़ा मंदिर जैसा मैं नहीं,
थोड़ा मंदिर जैसा बनाते हैं मंदिर को। मान लीजिए ये मंदिर है, यहाँ घंटी है, ठीक है, मान लीजिए ये मंदिर है। और यहाँ पर एक लड़की है, मैंने इससे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो, तो ये बोलेगी मैं मंदिर जा रही हूँ, ठीक है। उसने सिंपल बोला मैं मंदिर जा रही हूँ, तो वहाँ पर हम टू का यूज करेंगे। अगर उसने बोला वो मंदिर जा रही है और मंदिर ही गई, इसने बोला मैं मंदिर जा रही हूँ और मंदिर ही गई, तो वहाँ टू का यूज करेंगे। लेकिन मान लो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो, तो ये बोल रही है कि मैं मंदिर की तरफ से होते हुए मार्केट जा रही हूँ, यानी कि तरफ से होते हुए, मंदिर होते हुए जा रही है मार्केट, ठीक है। तो वहां पर टूवर्ड्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये टू और टूवर्ड्स में डिफरेंस है। मैं तुम्हारे घर जा रहा हूं और मैंने बोला मैं तुम्हारे घर जा रहा हूं और मैं तुम्हारे घर ही गया, तो टू का यूज करेंगे। हम बोलेंगे मैं तुम्हारे घर जा रहा हूं, हम बोलेंगे आई एम, हम बोलेंगे आई एम गोइंग टू योर होम, मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू योर होम। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं तुम्हारे घर की तरफ जा रहा हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे घर नहीं जा रहा हूँ, मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। मान लो उधर पार्क होगा, वहाँ मार्केट होगा, वहाँ मेरा स्कूल होगा, वहाँ मेरा ट्यूशन होगा, जो भी होगा, तो मैंने बोला मैं तुम्हारे घर की तरफ जा रहा हूँ, तो वहाँ टूवर्ड्स का यूज करेंगे। हम बोलेंगे आई एम गोइंग टूवर्ड्स योर होम, आई एम गोइंग टूवर्ड्स योर होम, मैं तुम्हारे घर की तरफ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टूवर्ड्स योर होम। हमने सारा दिन पढ़ाई किया, सारा दिन या पूरा दिन, थ्रू आउट का यूज करेंगे। होल डे का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू आउट का भी यूज कर सकते हैं। हम बोलेंगे वी स्टडीड थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट के जगह आप होल डे का भी यूज कर सकते थे, ठीक है। चलिए, तो सारा या पूरा आएगा तो वहां थ्रू आउट का यूज कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और हमारा लास्ट है ये, ओके। अब देखिए नेक्स्ट हमारा अराउंड, विदाउट, विद इन। अराउंड, विदाउट, विद इन। अराउंड का मतलब होता है कि चारों ओर, अराउंड का मतलब चारों ओर, विदाउट यानी कि के बिना, विद इन का मतलब के अंदर। जैसे सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, चारों ओर यानी कि अराउंड का यूज करेंगे। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे द अर्थ इज revolving, the earth is revolving around the sun, मतलब जो सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। हम तुम्हारे बिना कुछ नहीं है, के बिना यानी कि विदाउट, हम तुम्हारे बिना कुछ नहीं है यानी कि वी आर नथिंग विदाउट यू, वी आर नथिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना कुछ नहीं है, वी आर नथिंग विदाउट यू। खेल 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, के अंदर यानी कि किसी समय के अंदर। विद इन का यूज किया जाता है किसी टाइम, किसी समय के अंदर कोई काम खत्म कर देना। 5 मिनट बोले, 5 मिनट के अंदर ही आपने वो काम खत्म कर दिया, तो वहां पर आप विद इन का यूज करना, ठीक है। खेल 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा यानी कि गेम ओवर विद इन 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट्स मैंने बोला तो 5 मिनट्स के अंदर ही खत्म हो जाएगा, ओके। तो वहां पे विद इन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अब हमारा नेक्स्ट टू, बिसाइड्स, बाय, अगेंस्ट, ऑपोजिट। नेक्स्ट टू, बिसाइड और बाय, तीनों का मतलब होता है बगल में। बगल में रहने की बात करोगे तो आप तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, एज योर चॉइस। अगेंस्ट की बात करोगे तो वहां पर के खिलाफ का सेंस आएगा, ऑपोजिट यानी कि विपरीत या सामने में, ठीक है। हमारा सेंटेंस क्या है देखिए, हमारा सेंटेंस है वह मेरे बगल में बैठी थी, मैं आपके खिलाफ हूँ, मेरा ऑफिस उसके घर के विपरीत में है। ये जो तीनों सेंटेंस है इसे आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या लगेंगे और इसे आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर
कमेंट में आपको देना है। अगर गलत होते हैं तो मैं उसे करेक्ट कर दूंगी, लेकिन आपको पहले इसका आंसर कमेंट में देने हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये सारी जो प्रीपोजिशन मैंने करवाया, थोड़ी लंबी वीडियो ज़रूर है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये 15 डेज़ जो मैंने आप लोगों से लिया है, ये 15 डेज़ में मैं आपको वो सारी चीज़ें कवर करवा दूँ जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अब यही मैं आपको आधा करवाती, आधा छोड़ देती तो और एक दिन लग जाता प्रीपोजिशन सीखने में, एक दिन और हमारा लग जाता। इससे अच्छा है एक ही वीडियो मैं करवा देती हूँ, आप पार्ट बाय पार्ट देख सकते हो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप एक साथ देखो, आप पार्ट बाय पार्ट देख सकते हो, या फिर लाइव ज्वाइन करने का अलग ही फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं होता है तो आप पार्ट बाय पार्ट देख लेना, या फिर इसे पूरा देख लो आप। और जो प्रैक्टिस करने की बात होती है, आप बोलते हो ना मिक्स हो जाता है सारा, तो मिक्स कैसे हो जाएगा? मैं तो पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर देती हूँ, पीडीएफ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इसीलिए तो मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में वो सारे प्रीपोजिशन मैंने कवर करवाया जो आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प करेंगे। ओके, सो आपको आज की क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और गाइस, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपनी फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।